और चुनावी चर्चा सबसे पहले मंत्री जीतू पटवारी ने लोकसभा सीट पर दावेदारी ठोक दी है। होली मिलन समारोह में पत्रकारों से उन्होंने कहा कि मैं मंत्री पद छोड़कर संसद जाना चाहता हूं। और लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने पहली लिस्ट भी इन सबके बीच जारी कर दी है। प्रत्याशियों की अगर पहली लिस्ट की बात करें तो छत्तीसगढ़ की 5 सीटों समेत कुल 184 सीट पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की गई है। पीएम नरेंद्र मोदी फिर से वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह गुजरात के गांधीनगर से चुनाव लड़ेंगे। स्मृति ईरानी फिर से अमेठी से चुनाव लड़ेंगी। वहीं गृह मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ से और नितिन गडकरी नागपुर से चुनाव मैदान में उतरेंगे। हेमा मालिनी को मथुरा से और साक्षी महाराज को उन्नाव से फिर से टिकट दिया गया है। 184 प्रत्याशियों की इस लिस्ट में मध्य प्रदेश की एक भी सीट पर नामों का ऐलान फिलहाल नहीं किया गया, लेकिन छत्तीसगढ़ से 5 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है। जो सिटिंग सांसद थे उनके टिकट काट दिए गए। तो बीजेपी ने 184 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। 20 राज्यों को ये 184 नाम कवर करते हैं। इन सबके बीच अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो 5 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो चुका है, जबकि मध्य प्रदेश में अभी किसी भी प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया गया। जबकि अगर हम बात करें बड़े नेताओं की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से वाराणसी से ही चुनाव लड़ेंगे। गृहमंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ से चुनाव लड़ेंगे। नितिन गडकरी नागपुर से चुनावी मैदान में नजर आएंगे। गांधीनगर से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि यह सीट लाल कृष्ण आडवाणी की हुआ करती थी। वर्तमान में लाल कृष्ण आडवाणी सांसद है वहां से। श्री नरेंद्र मोदी जी, आप वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे और हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह, आप गांधीनगर से चुनाव लड़ेंगे। इसी के साथ साथ लखनऊ से आदरणीय राजनाथ सिंह जी, जो हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं, वो चुनाव लड़ेंगे और नागपुर से पूर्व अध्यक्ष श्री नितिन भाई गडकरी जी, नितिन जयराम गडकरी जी, वह चुनाव लड़ेंगे। तो केंद्रीय चुनाव समिति के सचिव जेपी नड्डा को आप सुन रहे थे। उन्होंने शाम को लगभग 7:30 बजे 184 नामों की जो लिस्ट बनी है वो पढ़कर सुनाई। जो निर्णय हुआ है 184 सीटों पर बीजेपी ने नाम फाइनल कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ की 5 सीटों पर भी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो गया है। अगर उन 5 नामों की बात करें तो सरगुजा लोकसभा सीट से रेणुका सिंह को प्रत्याशी बीजेपी ने बनाया है। रायगढ़ सीट की अगर हम बात करें तो गोमती साय को बीजेपी ने टिकट दिया है। जांजगीर चांपा लोकसभा सीट से बीजेपी ने गुहाराम अजगले को अपना प्रत्याशी बनाया है। कांकेर लोकसभा सीट की बात करें तो मोहन मंडावी प्रत्याशी बनाए गए हैं। और बस्तर सीट जो पहले चरण में जहां इलेक्शन होना है, बैदू राम कश्यप को टिकट दिया गया है दिनेश कश्यप की जगह। तो ये 5 छत्तीसगढ़ के नाम। लेकिन अगर हम बात करें तमाम बड़े चेहरों की तो और बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी की। बीजेपी ने 184 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, जिसमें छत्तीसगढ़ की 5 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो गया है। बीजेपी ने सरगुजा से रेणुका सिंह को टिकट दिया गया है। वहीं बस्तर से बैदूराम कश्यप को चुनाव मैदान में उतारा गया। कांकेर से मोहन मंडावी को टिकट मिला है। जांजगीर चांपा सीट से पार्टी ने गुहाराम अजगले को मैदान में उतारा है। वहीं रायगढ़ से गोमती साय को टिकट मिला। इन सभी 5 सीटों पर बीजेपी ने मौजूदा सांसदों का टिकट काट दिया। देखिए, बैदूराम कश्यप हैं, बस्तर से चुनावी मैदान में है। मोहन मंडावी को कांकेर से पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। गुहाराम अजगले जांजगीर चांपा से टिकट इनको मिला है। गोमती साय को रायगढ़ से टिकट दिया गया है और सरगुजा से रेणुका सिंह को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। बैदूराम कश्यप बस्तर से चुनाव लड़ेंगे। तो ये तमाम वो नए चेहरे हैं जिन्होंने सिटिंग सांसदों की जगह ली है। और अगर हम बात करें गुहाराम अजगले को, तो इससे पहले कमला पाटले चुनाव जीते, लेकिन उनका टिकट काट दिया गया। और देखिए, जश्न की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। जिन लोगों को टिकट मिला है उनके जो समर्थक हैं वो आतिशबाजी के साथ जश्न मना रहे हैं। छत्तीसगढ़ में हमारी अभी 5 सीटें आज हम क्लियर कर रहे हैं। अपना
श्रीमती रेणुका सिंह सरगुजा एसटी सीट, श्री रायगढ़ एसटी सीट श्रीमती गोमती साय, जांजगीर चांपा श्री गुहाराम अजगले, बस्तर श्री बेदूराम कश्यप, कांकेर श्री मोहन मंडावी। ये छत्तीसगढ़ की सीटें थी। तो 5 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो गया है। जी मीडिया संवाददाता जुल्फिकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उसके साथ ही साथ कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अनुराग अग्रवाल नेता बीजेपी, मनीष दयाल नेता कांग्रेस और मधुकर द्विवेदी वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत स्वागत है। जुल्फिकार, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहेंगे। 5 नामों का ऐलान हुआ है। अगर हम पहले चरण के मतदान से बात करें और अगर हम बैदूराम कश्यप की बात करें, जिनको बस्तर से टिकट दिया गया दिनेश कश्यप की जगह, इनका क्या प्रोफाइल रहा है, अभी किस पद पर हैं और क्या समीकरण इनके नाम के पीछे हो सकते हैं, और बाकी जो 4 प्रत्याशी हैं क्या देखा गया इनमें? अवधेश, अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने जो 5 प्रत्याशियों का चयन किया है, तो उसमें अगर देखा जाए तो अभी जो 5 जो सिटिंग सांसद थे भारतीय जनता पार्टी के, उनके 5 की टिकट काट दी गई है। बेदूराम कश्यप की अगर देखा जाए तो वहाँ से पहले भी दिनेश कश्यप वहाँ से सांसद रहे हैं और अभी अगर देखा जाए तो पार्टी के वो जिलाध्यक्ष हैं और उनके ऊपर पार्टी ने इसलिए भी भरोसा जताया है क्योंकि उस क्षेत्र में उनकी पकड़ है। और दिनेश कश्यप का अगर बात की जाए तो दिनेश कश्यप जो है पिछली बार वहाँ से सांसद थे, वर्तमान में अभी सांसद हैं और उस क्षेत्र में कहीं ना कहीं अकर्मण्यता के जो है आरोप उन पर लगते रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के पास जो रिपोर्ट्स आई हैं, उन रिपोर्ट्स के आधार पर यही कहा गया था कि जो मौजूदा सांसद हैं उनकी स्थिति खराब है। अगर उन्हें टिकट रिपीट की जाती है तो भारतीय जनता पार्टी हार सकती है। और भारतीय जनता पार्टी का सीधे तौर से जो रणनीति तैयार की गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाना है, इसको लेकर सदन में जो है ज़्यादा से ज़्यादा छत्तीसगढ़ से सांसदों को पहुंचाना है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में 11 की 11 लोकसभा सीट जीतने की रणनीति तैयार की है, उसी के अगर परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये 5 सिटिंग सांसदों की टिकट काट दी गई है। और जो समीकरण है वो स्थानीयता के साथ साथ उस क्षेत्र में कितनी पकड़ है उस व्यक्ति की, उस प्रत्याशी की, उसको देखा गया है। बेदूराम कश्यप की अगर बात की जाए तो वहाँ पे उनकी पकड़ काफ़ी अच्छी मानी जाती है और अभी फ्रेश चेहरे के तौर पर उन्हें देखा जा रहा है, तो वहाँ पर स्थिति बन सकती है। क्योंकि दीपक बैज को कांग्रेस ने वहाँ पर प्रत्याशी बनाया है और दीपक बैज युवा हैं और वहाँ पर जो है उनकी जो पकड़ है वो काफ़ी धीरे धीरे लगातार बढ़ रही है। पिछले वो विधायक भी रहे हैं तो उस क्षेत्र में उनके जो है काफ़ी अच्छी छवि रही है। तो उस युवा चेहरों को टक्कर देने के लिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने बेदूराम कश्यप को जो है मैदान में उतारा है। वहीं अगर कांकेर की बात की जाए तो मोहन मंडावी को जो है वहाँ पर टिकट दी गई है और क्योंकि वहाँ पर अगर देखा जाए तो कांग्रेस ने वीरेश ठाकुर को टिकट दी है, उनकी काट यहाँ पर देखी गई है और ताकि उस समाज के जो लोग हैं उनका वोट जो है यहाँ पर बांटा जा सके। उसके साथ अगर सरगुजा की अगर बात की जाए अवधेश, तो वहाँ पर रेणुका सिंह को टिकट दी गई है। रेणुका सिंह पहले भी 2 बार विधायक रह चुकी हैं और कद्दावर नेत्री वहाँ पर मानी जाती हैं और भारतीय जनता पार्टी के पास सरगुजा में रामविचार नेताम के अलावा ऐसा कोई बड़ा चेहरा नहीं था जो सीधे तौर से ये कहा जा सके कि उसे वहाँ पर जीता जा सकता है। तो रेणुका जो सिंह है वहाँ पर उनकी पकड़ है और इसके जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो और रेणुका सिंह दोनों जो है एक ही समाज से आते हैं और ऐसे में ये मान के चल रही है भारतीय जनता पार्टी कि वहाँ पर उसकी बेहतर स्थिति हो सकती है। और जांजगीर के भी समीकरण जो है वो स्थानीयता के आधार को देखे गए हैं और रायगढ़ में भी उसी तरीके से देखा गया है क्योंकि गोमती साय को वहाँ पर टिकट दी गई है और वहाँ पर विष्णुदेव साय उस क्षेत्र से सांसद रहे हैं और केंद्र में मंत्री भी रहे हैं। तो इन तमाम समीकरणों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने 5 नए चेहरे जो है सांसद के तौर पर उतारे हैं ताकि यहाँ पर जीत हासिल की जा सके। अवधेश, बिल्कुल। और इन चेहरों से सबसे पहले उम्मीद बीजेपी के नेताओं को कितनी है वही समझते हैं। अनुराग अग्रवाल जी, अब जो ये 5 चेहरे आपके सामने हैं, इन पर आपकी पार्टी को और आप लोगों को पूरा यकीन है कि ये बैतरणी पार कर देंगे सियासत की? देखिए, एक बात आपको समझनी पड़ेगी अवधेश जी कि भारतीय जनता पार्टी में विचारधारा कार्य करती है और विचारधारा लड़ता है। चेहरा कुछ भी हो सकता है। इस समय भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के 5 वर्ष के कार्यकाल को लेकर, देश के विकास को लेकर, विश्व पे देश की स्थिति को लेकर और विश्व गुरु बनने की राष्ट्रीय अस्मिता के प्रश्न को लेकर चुनाव पे आ रही है। जिस दिन चुनाव घोषित हुआ उस दिन से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने काम में लग गए हैं और निसंदेह इस समय भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़कर पुनः
जनता की सेवा के लिए सत्ता प्राप्त करेगी। नहीं, सवाल यह है कि अगर केवल विचारधारा काम करती है, पार्टी का सिंबल काम करता है, तो फिर पुराने चेहरों में दिक्कत क्या थी? उन्हें हटाना क्यों पड़ा आप लोगों को? बिल्कुल किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। पार्टी कोई भी कार्य करने के लिए सोच विचार कर तय करती है। उन पुराने चेहरे हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं, उनके लिए भी पार्टी कोई न कोई भूमिका तय कर रखी होगी। यह आने वाले समय में आपको पता लग जाएगा। ठीक है मनीष दयाल जी, जिस तरीके के पूरे समीकरण बन रहे हैं, उनका भी 11 टारगेट 11 है, आपका भी टारगेट 11 है, लेकिन जो उम्मीदवार मैदान में उतारे गए हैं, अगर सियासी तौर पर, सियासी वजन के तौर पर देखें, आप मानते हैं कि यहां से एक अच्छी टक्कर देखने को मिलेगी? देखिए, जिस तरह से जब अनिल जैन जी के प्रभारी का बयान आया था कि हम 10 नए चेहरे देंगे और काफी मजबूत चेहरे देंगे, तो उस समय ऐसा लग रहा था कि शायद ये इतने इनके सांसद, पुराने सांसद थे, काफी नामी लोग थे, उनको काट के कहां से नाम लेंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने घोषणा की है, उसका साफ साफ दिख रहा है कि ऐसे चेहरों को दिया जिसको भारतीय जनता पार्टी की काफी कार्यकर्ता तक खुद नहीं जानते हैं। अब ये आप बात कर रहे थे, जो अभी बैदूराम कश्यप जी की बात कर रहे थे, दीपक बैद जी एक युवा है जो बैदूराम कश्यप जी के समय में क्षेत्र हुआ करता था, उनको उन्होंने बुरी तरह से हराया था। उसके बाद उनको इस बार टिकट नहीं मिली बैदूराम कश्यप जी को। और तमाम जितने जो चेहरे सामने आए हैं, ये पुराने चले हुए चेहरे हैं जिनको उनके क्षेत्र की जनता भूल चुकी, लगभग वो समाप्ति की और उनकी राजनीति जारी थी। और सांसदों की टिकट काट कर उन्होंने एक बार ये प्रयास, ये बताने की कोशिश की थी कि सांसद उनके कार्य नहीं कर रहे हैं, नए जो वहां मेहनत कर रहे हैं उनको टिकट दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह की टिकट वितरण सामने आई है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी चूक है जो उन्होंने अपने सांसदों को चेंज किया है। और सबसे बड़ी जो एक और जो बात सामने आई है, जिसका मैं यहाँ पे काफी मुझे बुरा लगा, कि जो उस पार्टी को सींचने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए अडवाणी जी ने, जिन्होंने अपने खून पसीना तक बहाया अपनी पार्टी के लिए, आज उनकी टिकट कट गई, वहां अमित शाह जी को टिकट मिली। तो काफी ये भी एक भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति है और जो बुजुर्गों के प्रति सम्मान है, वो भी आज उन्होंने दर्शा दिया। ठीक है मधुकर द्विवेदी जी, लेकिन सवाल यह है कि जिस तरीके से टिकटों में बदलाव हुआ है जी, क्या केवल चेहरा बदल देने से मजबूती आ जाएगी? क्योंकि जो नए चेहरे सामने आए हैं, क्या लगता है कि ये उस कमी को पूरी कर पाएंगे जिस कमी को देखकर पिछले चेहरों को हटा दिया गया? देखिए अनुराग जी, छत्तीसगढ़ में जो बीजेपी की पिछले विधानसभा चुनाव में दुर्दशा हुई जी, इस पार्टी का हाईकमान सचेत तो हो गया था, लगने लगा। बिल्कुल मधुकर जी आएंगे आपके पास। हमारे साथ सरगुजा की उम्मीदवार रेणुका सिंह जी जुड़ रही हैं। रेणुका जी, सबसे पहले तो बहुत आपको शुभकामनाएं कि पार्टी ने आप पर भरोसा जताया, आप लोकसभा प्रत्याशी हैं। कितनी बड़ी चुनौती है और किस तरीके से इससे पार पाएंगी? कार्यकर्ताओं की हमारी बहुत बड़ी टीम है, कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और पूरे कार्यकर्ताओं ने दृढ़ संकल्प लिया है कि हम सरगुजा लोकसभा क्षेत्र को जीतेंगे और केंद्र में फिर से भाजपा की सरकार बनाएंगे और माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे जी। लेकिन रेणुका जी, एक सवाल और भी है कि कमल भान सिंह मरावी जी की बात करें, जो वर्तमान में सांसद हैं, 1,47,000 वोटों से वो 2014 में लोकसभा चुनाव जीते थे। क्या इन लोगों से आपकी बात हुई है? अगर इनकी तरफ से कोई नाराजगी होती है तो वो संभालना मुश्किल हो जाएगा? नाराजगी नहीं है और जैसे पार्टी ने जो नीतिगत निर्णय लिया कि सांसदों को हम चुनाव नहीं लड़ाएंगे, तो उन्होंने खुद अपना आशीर्वाद मुझको दिया है और राष्ट्रीय नेतृत्व को उन्होंने खुद कहा, अपनी सहमति दी मेरे नाम के लिए और उसके बाद ही मेरी टिकट तय हुई है। तो अभी चुनाव में पूरा सहयोग उनका मिलेगा जी। हम उनके सहयोग से चुनाव को जीतेंगे। बिल्कुल। कमल भान सिंह मरावी जी से आपकी बात हो गई है, वो सहयोग करेंगे पूरा आपका चुनाव में? हाँ, पूरा करेंगे। बिल्कुल। रेणुका जी, एक सवाल और भी है कि चुनौती इस दौर में आपको सबसे बड़ी क्या लगती है? क्योंकि जिस तरीके से विधानसभा में एक बड़ी हार हुई, कौन कौन सी वो चीजें जहां पर आपको लगता है कि ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी? एक विधानसभा चुनाव की तो बात को छोड़ दें हम लोग, और हम लोग नए तरीके से, नए सिरे से हम लोग इसे लोकसभा के लिए मानसिक रूप से तैयार हैं। और जैसे अभी प्रदेश में भले हम लोगों की सरकार नहीं है, कांग्रेस की सरकार है, लेकिन विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं ने और विशेष रूप से टीएस बाबा ने, जो कांग्रेस सरकार में बहुत महत्वपूर्ण पद पे हैं और इस संसदीय क्षेत्र के संभाग के बड़े नेता माने जाते हैं, उन्होंने पूरे प्रदेश में घूम घूम कर कहा कि इस विधानसभा चुनाव के बाद मैं मुख्यमंत्री बनने वाला हूँ। तो हमारे क्षेत्र के, हमारे संभाग के लोगों को लगा कि मुख्यमंत्री
बनेंगे और पहली बार इस संभाग से बनेंगे, इसलिए लोगों ने उनके बहकावे में आकर सारा वोट दे दिया। हमारी सारी सीटें चली गई। आपका मुद्दा क्या होगा चुनाव में? अब हमारा मुद्दा विकास होगा। अभी पिछले 5 वर्षों में माननीय मोदी जी ने जैसे शौचालय बहुत छोटा काम है, ये काम 50 साल पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन रेणुका जी, सवाल ये उठता है कि यही मुद्दे विधानसभा चुनाव में भी उठाए गए थे, वहां पर वो बेअसर रहे, तो क्या लोकसभा चुनाव में इन मुद्दों को मजबूती से जगह मिल पाएगी जनता के मन में? जनता इंतजार कर रही है 23 अप्रैल का कि हमें मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाना है। ये चुनाव मोदी जी का है, ये चुनाव देश का है, ये चुनाव देश के स्वाभिमान का है। जी, तो क्या ये तमाम जो मुद्दे हैं इससे आपको लगता है कि जनता आप पर यकीन करेगी? लेकिन इन मुद्दों के साथ रेणुका जी, कमल भान सिंह मरावी पर भी जनता यकीन कर सकती थी। चेहरा बदलने की जो बात आई, क्या पार्टी ने इस बारे में आपसे कुछ बातचीत की कि चेहरा बदलने की जरूरत क्यों पड़ी पार्टी को? अभी राष्ट्रीय नेतृत्व का मामला है, उनका सामूहिक निर्णय हुआ है और उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी जी। लेकिन सबकी सहमति से, कार्यकर्ताओं की सहमति से, संगठन के बड़े नेताओं की सहमति से मुझको बहुत भरोसा करके पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है और जनता की जो मांग होगी जी। देखिए, मैं तो अभी केवल स्टेट की राजनीति में थी और पहली बार पार्टी ने भरोसा जताया है, तो जो काम अभी तक नहीं हुए उन कामों को, और कमल भान जी ने जो काम किया है, जिन कामों को अधूरा छोड़ा है, उनके सहयोग से, उनसे पूछकर और सरगुजा जिले की जनता के आशाओं के अनुरूप जी आगे दिल्ली में हमारी सरकार बनती है तो हम लोग विकास का काम करेंगे। शुक्रिया रेणुका जी, हमसे हमारे साथ आप जुड़ी और आपने बताया किस तरीके से क्या आपके मुद्दे होंगे और किन आशाओं पर आप आगे बढ़ेंगे। मधुकर जी, आपके पास एक बार फिर से आते हैं। जैसा कि रेणुका जी कह रही थी कि जो तमाम मसले हैं, मोदी सरकार के विकास की बात हो या फिर नरेंद्र मोदी के चेहरे और छवि की बात हो, इसको प्रदेश की जनता के सामने उठाया जाएगा, लेकिन यही चीजें विधानसभा में उठाई गई थी, बदलेगा क्या? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। दरअसल 15 साल का जो शासन था ना, एक तरह से जनता ऊब जाती है अवधेश जी, बहुत लंबा समय हो जाता है, बहुत सारी गलतियां होती हैं सरकार से जी। मुझे लगता है कि ये जो प्रत्याशी बदलने का निर्णय हुआ है लोकसभा को दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ में, इस पर एक व्यापक विचार विमर्श हुआ है। कई स्तर पर सर्वे भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा कराए गए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी स्वयं यहाँ आए थे। हाईकमान जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है वो बहुत चौकस था, चौकन्ना था जी। और चूंकि संकल्प है भारतीय जनता पार्टी का कि एक बार मोदी जी को फिर लाना है, मोदी जी यानी भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में फिर लाना है, तो उसके लिए सारी चीजें बहुत ही प्रायोजित तरीके से सोच विचार करते हुए तय की गई है। चेहरा बदल देने से कई बार लाभ भी होता है, नुकसान भी होता है, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है कि ये अनुशासित पार्टी है, यहाँ बहुत ज्यादा विरोध के स्वर नहीं उभरते हैं। थोड़ा बहुत होगा, हल्ला गुल्ला होगा, लोग नाराजगी भी जाहिर करेंगे, जिनके टिकट कटेंगे उनको दुख भी होगा, उनके समर्थकों में निराशा होगी, कार्यकर्ताओं में निराशा होगी, स्वाभाविक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को ये विश्वास है कि ये सारे संतोष के जो स्वर उभरेंगे वो समय समय पर सब दबा दिए जाएंगे या मान मनोबल के मार्फत सब चीजें ठीक ठाक हो जाएंगी। लेकिन एक चीज जरूर भारतीय जनता पार्टी ने किया कि जो 5 प्रत्याशियों के आज नाम घोषित किए हैं, ये सब साफ सुथरी छवि वाले हैं। जैसे अभी रेणुका सिंह जी बात कर रही थी, रेणुका सिंह जी की छवि बड़ी अच्छी है, वो 2 बार MLA रही हैं यहाँ, उनकी पहचान है उनकी। और भी दूसरे लोग हैं, जैसे ठीक है कि बैदुराम जी कश्यप जैसे लोग ठीक है विधानसभा में नहीं रहे हैं। दीपक बैज जी जो उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, वो युवा हैं, तुलनात्मक तौर से ज्यादा जागरूक आदिवासी भाई माने जाते हैं, सब चीजें हैं। लेकिन अब चूंकि ये छत्तीसगढ़ की जो सारी 5 सीटें हैं ये रिजर्व सीटें हैं, तो दोनों तरफ से कांग्रेस पार्टी ने भी बहुत अच्छे चेहरों को उतारा है। आज भारतीय जनता पार्टी ने जिनको दिया है वो 5 पहली बार सांसद का चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, पहली बार लड़ेंगे। नए चेहरे आए। मनीष दयाल जी, तरीके से बात करते हैं। आज के दौर में साफ छवि को जनता कैसे हाथों हाथ लेती है, किसी से छिपा नहीं है। साफ छवि है, जमीन पर कार्यकर्ता ने अगर काम किया है उसको टिकट मिलता है। कहीं ऐसा तो नहीं बहुत ज्यादा हल्के में आप लोग ले रहे हैं?
देखिए, सबसे पहले मैं जो एक बात रेणुका जी ने कही वो आदरणीय है, काफी बड़ी है मुझसे, लेकिन उन्होंने एक गलत बात की है चैनल में, मैं उसको क्लियर करना चाहता हूं कि बाबा साहब ने कभी भी चुनाव के दौरान नहीं कहा था क्षेत्र में कि मैं चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री बनूंगा। तो कृपया इस तरह की बातें ना करें, क्योंकि वो चुनाव के बाद स्थिति चेंज होती है तो वहां की जनता में भ्रम की स्थिति होती है। दूसरी चीज, जो काम कर रहा कांग्रेस में आप देखेंगे, जिस तरह का विधानसभा में टिकटें दी थी, काफी उसमें आलोचना हुई थी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा था, काफी तमाम पत्रकारों ने भी कहा था कि कांग्रेस ने इस बार काफी नए चेहरों को दिया है, इस बार क्या स्थिति होगी। लेकिन जो काम कर रहे थे, जो कई सालों से जुड़े थे, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी स्वयं 5 सालों से अध्यक्ष थे, वो समझ रहे थे, पूनिया जी लगातार दौरे में थे, कौन काम कर रहा है, किसकी क्या स्थिति है जमीन में। और देखिए परिणाम क्या हुआ, हमने 68 सीटें जीती, जिसकी मुझे लगता है किसी को उम्मीदें नहीं थी। इसी तरह से हमने लोकसभा में बैठ के एक प्रॉपर तैयारी की थी। अनुराग जी, वक्त बहुत कम है, एक छोटा सा जवाब आप चाहेंगे, जो चमत्कार चेहरों को बदलकर कांग्रेस ने किया था, क्या उसी चमत्कार की उम्मीद आप लोग भी कर रहे हैं, वही चमत्कार करेंगे? अवधेश जी, एक बात समझिएगा, प्रधानमंत्री का चुनाव राष्ट्रीय नेतृत्व पे, राष्ट्रीय मुद्दों पे आधारित होता है। नरेंद्र मोदी जी ने 5 साल में जो कार्य किया है, भारत की आज जो स्थिति विश्व पटल पर है, इन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच जा रही है। 2 महीने के कार्यकाल में जनता समझ चुकी है कि शराबबंदी के नाम का जो भ्रम इन्होंने फैलाया, इन्होंने जो युवाओं को रोजगार देने के नाम पे सस्ता देने का भ्रम फैलाया, वो चीजें अब जनता समझ चुकी है। जहां तक राष्ट्रीय बात है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक चौकीदार की भूमिका में देश की अस्मिता के लिए लगे हुए हैं। साफ हो जाएगा, आप तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया। जुल्फिकार हमारे साथ बने रहेगा। यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है। उनकी शुरुआत करते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के 5 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। अगर हम कुल मिलाकर पूरी सीटों की बात करें तो 184 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से वाराणसी से ही चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह गुजरात के गांधीनगर सीट से चुनाव लड़ेंगे। स्मृति ईरानी एक बार फिर से अमेठी से ही चुनाव लड़ेंगी। गृहमंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ से और नितिन गडकरी नागपुर से चुनाव मैदान में उतरेंगे। हेमा मालिनी को मथुरा से और साक्षी महाराज को उन्नाव से फिर से टिकट दिया गया है। 184 प्रत्याशियों की इस लिस्ट में मध्य प्रदेश की एक भी सीट पर नामों का ऐलान फिलहाल नहीं हुआ है, लेकिन छत्तीसगढ़ में 5 सीटों पर प्रत्याशियों का नाम का ऐलान हो गया है और इन 5 ही सीटों पर जो सिटिंग सांसद थे उनके टिकट काट दिए गए हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी, आप वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे और हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह, आप गांधीनगर से चुनाव लड़ेंगे। इसी के साथ साथ लखनऊ से आदरणीय राजनाथ सिंह जी, जो हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं, वो चुनाव लड़ेंगे और नागपुर से पूर्व अध्यक्ष श्री नितिन भाई गडकरी जी, नितिन जयराम गडकरी जी, वह चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी। बीजेपी ने 184 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। इसमें छत्तीसगढ़ की 5 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। बीजेपी ने सरगुजा से रेणुका सिंह को टिकट दिया, वहीं बस्तर से बैदूराम कश्यप को चुनाव मैदान में उतारा है। कांकेर से मोहन मंडावी को टिकट दिया गया। जांजगीर चांपा सीट से पार्टी ने गुहाराम अजगले को मैदान में उतारा है। वहीं रायगढ़ से गोमती साय को टिकट मिला। इन सभी 5 सीटों पर बीजेपी ने मौजूदा सांसदों का टिकट काटकर सभी नए चेहरों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। तो गुहाराम अजगले जांजगीर चांपा से प्रत्याशी हैं बीजेपी के। गोमती साय को रायगढ़ से प्रत्याशी बीजेपी ने बनाया है। छत्तीसगढ़ में हमारी अभी 5 सीटें आज हम क्लियर कर रहे हैं। अपना श्रीमती रेणुका सिंह सरगुजा एसटी सीट, श्री रायगढ़ एसटी सीट श्रीमती गोमती साय, जांजगीर चांपा श्री गुहाराम अजगले, बस्तर श्री बैदूराम कश्यप, कांकेर श्री मोहन मंडावी, ये छत्तीसगढ़ की सीटें थी। तो 5 सीटों पर छत्तीसगढ़ में प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो गया है और देखिए आतिशबाजी भी शुरू हो गई है। जो कार्यकर्ता हैं वो
अपने अपने नेताओं के नाम फाइनल होने के बाद खुशी मना रहे हैं। हालांकि यहां से चुनौती शुरू हो गई है, क्योंकि अगर हम कांग्रेस की बात करें तो उनकी अपनी तैयारियां हैं, लेकिन इन सब के बीच 184 उम्मीदवारों की जो लिस्ट हुई है उसमें 5 छत्तीसगढ़ के नाम भी हैं। देखिए किस तरीके से जश्न हो रहा है, और इस जश्न की तस्वीर से पता चलता है कि जो कार्यकर्ता हैं वो ये नाम आने के बाद उत्साहित हैं, लेकिन चुनौतियां कितनी बड़ी हैं ये सवाल भी अहम हो जाता है। जी मीडिया संवाददाता जुल्फिकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं रायपुर से। जुल्फिकार, कार्यकर्ताओं का जश्न शुरू हो गया है। ये भी कहा जा रहा है नए प्रत्याशियों की तरफ से कि जो तमाम केंद्र सरकार के काम है उनको लेकर हम जनता के बीच जाएंगे, लेकिन सवाल वही है कि जिन कामों की बात नए प्रत्याशी कह रहे हैं उन्हीं कामों को लेकर सरकार विधानसभा चुनाव में गई थी और बहुत कुछ असर देखने को मिलता है। क्या क्या चुनौतियां हैं, और खासतौर से जो ये 5 नए चेहरे सामने आए हैं ये हालात को बदलने में कितने प्रभावी साबित हो सकते हैं? अवधेश, भारतीय जनता पार्टी ने 5 सिटिंग सांसदों के टिकट काट के 5 नए चेहरों को सांसद के लिए प्रत्याशी चयनित किया है। तो अब अगर चुनौती की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी चुनौती अगर देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के पास ये है, क्योंकि नए सांसदों नए प्रत्याशियों को यहाँ पर मौका दिया गया है और पुराने जो मौजूदा सांसद थे उनकी टिकट कटने के बाद किस तरीके से उनके समर्थक जो है नए प्रत्याशी का समर्थन करते हैं और उसको जिताने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल होगा। क्योंकि इसके पहले जैसे ही अनिल जैन का बयान आया था कि छत्तीसगढ़ के जो 10 सांसद हैं उनकी टिकट काट के नए चेहरों को मौका दिया जाएगा, तो उसके बाद से ये विरोध के स्वर जो हैं वो सामने आने लगे थे। यहाँ तक ये बात सामने आई थी कि रायपुर के सांसद रमेश बैस के घर पर ये सभी 10 सांसद बैठक करेंगे और जाकर आला कमान को इसकी बारे में जानकारी देंगे और भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके बारे में कि वो वहां पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं और उनकी छवि वहां पर खराब नहीं है। लेकिन अब जो है 5 सांसदों की टिकट काट दी गई है और वहां से 5 नए प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारे हैं। तो वहां पर अगर देखा जाए तो जो चेहरे हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी को पहले से कहीं ना कहीं स्थापित चेहरे हैं। अगर बेदूराम कश्यप की अगर बात की जाए अवधेश, तो बेदूराम कश्यप 2 बार विधायक वहां पर रह चुके हैं और इसके बाद बस्तर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। तो उनका वहां पर नाम तो है, पहले से ही वहां पर उनका जनाधार है। अब क्योंकि जो सिटिंग वहां पर सांसद थे दिनेश कश्यप, उनकी टिकट काटने के बाद उन्हें वहां पर मैदान में उतारा गया है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि दिनेश कश्यप और केदार कश्यप का परिवार, क्योंकि वहां पर उनका काफ़ी जो है प्रभाव है, क्योंकि आदिवासियों में बलीराम कश्यप का एक अपना अहम मुकाम रहा है और वही वजह है कि उनकी विरासत को उनके दोनों बेटे संभाल रहे थे। तो अब उस परिवार से हटकर जो है बेदूराम कश्यप को मैदान में उतारा गया है। तो ये पूरा परिवार किस तरीके से उनका सहयोग करता है, समर्थन करता है और कार्यकर्ता इनके साथ किस तरीके से मेहनत करते हैं। तो अब जब भारतीय जनता पार्टी ने 5 नए चेहरे जो हैं प्रत्याशी के रूप में दे दिए हैं, तो कार्यकर्ताओं के बीच में सामंजस्य किस तरीके से बैठाया जाता है। क्योंकि विधानसभा की अगर बात की जाए तो उस दौरान कहीं ना कहीं कार्यकर्ता ये आरोप लगाते रहे हैं कि पार्टी संगठन उन्हें तवज्जो नहीं देता। यही वजह है कि वहाँ पर एकजुटता नजर नहीं आई थी और कार्यकर्ताओं ने काम नहीं किया और विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई है। अब जो सबसे बड़ी चुनौती है कि प्रत्याशी का चयन तो कर लिया और नए चेहरों को मौका दे भी दिया, लेकिन इस बात को संगठन को बताना। जुल्फिकार, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ बस्तर से लोकसभा प्रत्याशी बेदूराम कश्यप जी जुड़ गए हैं। बेदूराम कश्यप जी, बहुत शुभकामनाएं आपको कि एक नई जिम्मेदारी की तरफ आप बढ़ रहे हैं, पार्टी ने आप पर भरोसा जताया। चुनौतियां क्या आप मानते हैं, क्या बदलेगा? चुनौती तो हर चुनाव में होता है, लेकिन हम केंद्र की सरकार सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व से हम चुनाव जाएंगे जनता के पास, जो विकास किया है उस बात को लेके जाएंगे और हमारे जो पिछले छत्तीसगढ़ में 15 साल के जो विकास हुआ उस बात को भी लेके जाएंगे हम लोग और जनता के पास हमारे कार्यकर्ता जोर शोर से लगेंगे और बस्तर से सीट से जिता के देंगे। जी बेदूराम कश्यप जी, जब पार्टी ने आपके नाम पर फैसला लिया है तो जाहिर सी बात है कि तमाम जो बड़े नेता हैं उनसे आपकी बात भी हुई होगी, उन्होंने भी आपको कुछ दिशा निर्देश जरूर दिए होंगे। आपको क्या बताया गया है कि दिनेश कश्यप जी से कहां पर क्या चूक हुई जो आपको नहीं करनी है? मैं सबसे पहले तो
राष्ट्रीय नेतृत्व को और प्रदेश नेतृत्व को धन्यवाद देता हूँ, जो एक कार्यकर्ता को लोकसभा का टिकट देके यहाँ के जनता के बीच में भेजा है। निश्चित रूप से जीत जाएंगे। और सामान्य हमारे बड़े भैया है दिनेश भैया, उनका कोई ऐसा नहीं रहेगा, पार्टी ने तय करता है और पार्टी ने उसको टिकट देता है और उस आधार पर हम सब मिलके बड़े नेता सब लोग मिलके हम लोग काम करते हैं और सभी पार्टी को निर्णय के बाद सब कार्यकर्ता जुड़ जाते हैं। और दिनेश भैया भी उनके छोटे भाई है, हम लोग पूरा साथ में लग के काम करते हैं। जी लेकिन कश्यप जी, विधानसभा चुनाव में क्या कमी रह गई थी आपके क्षेत्र में जिस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है? देखिए, हमारी सरकार ने 15 साल की, हो सकता है लोगों के कुछ चेंजेस आ रहे होंगे, लेकिन उल्टा हमारे जो राष्ट्रीय स्तर के जो चुनाव है, लोकसभा चुनाव, ये अलग होता है। इस आधार पर हम चुनाव में जाएंगे। किन मुद्दों के साथ चुनाव पर जाएंगे? क्योंकि कांग्रेस तो ये कह रही है कि बैदूराम कश्यप जी जमीन से जुड़े नेता हैं, लेकिन पहले से वो हार का सामना करते रहे हैं, बहुत बड़ा चेहरा नहीं है। कांग्रेस की तरफ से ये रिएक्शन आ रहा है। देखिए, इसके पहले भी हम लोग 2 बार विधायक थे, पार्टी ने मुझे टिकट दिया, 2 बार, तीसरी बार भी चुनाव लड़ा था, लेकिन कुछ ही वोट से हम लोग हारे थे जी। लेकिन हम लोग में जो हमारे यहाँ कार्यकर्ता उत्साह के साथ सामने आ रहे हैं, निश्चित रूप से आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि प्रधानमंत्री के पूरे देश में चर्चा का विषय है और निश्चित रूप से उनके हम लोग जनता से बीच में जाएंगे और जीतेंगे। जी बैदूराम कश्यप जी, एक आखिरी सवाल आपसे कि हर नेता का अपना अपना एक ऑरा होता है, सभी के अपने समर्थक होते हैं। दिनेश कश्यप जी या फिर अगर उनके जो सहयोगी कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, वो जरूर निराश भी होंगे, कुछ हो सकता है नाराज भी हो, उनको कैसे मनाएंगे आप? क्या उनसे बातचीत हुई आपकी? नहीं, ठीक है, वो तो होते रहता है, तो लेकिन हमारे कार्यकर्ता ऐसा नहीं है। दिनेश जी हमारे बड़े भाई हैं, वो सब तो समझा लेंगे और पार्टी के लिए काम करने के लिए पूरा तय करेंगे। और मेरा ऐसा लगता है कि मिलने के बाद सभी एक पार्टी में रह के हम लोग काम करते हैं। दीपक बैच जी की कौन सी ऐसी कमजोरी है कश्यप जी की जिसको आप हथियार बनाएंगे और ये चुनाव जीत लेंगे? देखिए, हम तो सबसे पहले प्रधानमंत्री के जो विकास काम हो रहा है उस बात को लेकर हम जाएंगे जनता के पास। और पिछली सरकार जो हम लोगों ने 10 साल विधायक थे वहाँ पर, उस क्षेत्र में जो 5 साल वो विधायक थे, उसके बाद भी कुछ काम नहीं कर पाए। वर्तमान में कोई उनका काम, कोई ऐसा कोई हाई स्कूल या कोई खंड कोई काम नहीं किया। इस बात को लेकर हम जनता जाएंगे जी। लेकिन बैदूराम कश्यप जी, जब आप ये कह रहे हैं कि जो विधायक के कार्य हैं वो विधानसभा में मायने रखते हैं, जो लोकसभा की अगर चुनाव की बात करें तो राष्ट्रीय मुद्दे काम करते हैं, लेकिन तमाम ऐसे राष्ट्रीय मुद्दे हैं छोटे छोटे जो आम आदमी को प्रभावित करते हैं, फिर चाहे वो उज्ज्वला योजना की बात हो, फिर चाहे स्वच्छता अभियान की बात हो, इस पर जब प्रदेश की जनता को आप लोग नहीं समझा पाए तो क्या समझाने का तरीका अलग होगा या फिर कुछ और चीजें जोड़ेंगे आप लोग? निश्चित रूप से हम लोग जनता के पास जाएंगे और बात को समझाने का प्रयास करेंगे, निश्चित रूप से हमारे पक्ष में आएगा। तो क्या आप मानते हैं कि विधानसभा चुनाव में समझाने में गलती हो गई? तो बस्तर से बीजेपी उम्मीदवार बैदूराम कश्यप जी हमारे साथ जुड़े थे और उनका कहना था कि जो तमाम मोदी सरकार के कार्यकाल में योजनाएं चलाई गई जनता की बेहतरी के लिए, उनको हम लेकर आगे बढ़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। जुल्फिकार हमारे साथ लगातार बने हुए। जुल्फिकार, रेणुका सिंह जी से हमने बात की, बैदूराम कश्यप जी से बात की, दोनों ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं उनको हम लेकर आगे बढ़ेंगे और वही हमारी जीत का जरिया होगा। लेकिन उन तमाम चीजों की चर्चा पहले चुनाव में हुई थी, तो क्या इतना आसान होगा? चुनौती बहुत बड़ी है नए चेहरों के सामने भी। बिल्कुल अवधेश, नए चेहरों के सामने चुनौती बहुत बड़ी है और जिनको टिकट मिली है वो सीधे तौर से अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के कारण ही अपनी जीत को आश्वस्त मान रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से 5 सालों में काम किया है और उनकी छवि है, और उनको चेहरे को लेकर ही वो सामने जो है जनता के बीच में जाएंगे और उन्हें प्रधानमंत्री दोबारा बनाने की जो है अपील करेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की अगर स्ट्रेटेजी की बात की जाए, रणनीति की बात की जाए, तो भारतीय जनता पार्टी की जो कैंपेनिंग शुरू भी हुई है, अभी प्रत्याशियों का ऐलान आज हुआ है, लेकिन उसके पहले ही भाजपा के जो संगठन के लोग हैं और सोशल मीडिया में भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो इस तरीके के पोस्ट डाल रहे थे कि छत्तीसगढ़ की 11 की 11 जो लोकसभा सीटें हैं वहां पर प्रत्याशी कोई भी हो, लेकिन सीधे तौर से जो प्रत्याशी है वो है नरेंद्र मोदी प्रत्याशी होंगे। नाम वहां पर किसी का भी हो सकता है, लेकिन जो प्रत्याशी मुख्य रूप से है वो नरेंद्र मोदी हैं। तो नरेंद्र मोदी का चेहरा को लेकर जो है तमाम जो प्रत्याशी हैं वो जनता के बीच में जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की अब पहली लिस्ट भारतीय जनता पार्टी की आई है और 5 नए चेहरों को भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया है। तो ये चेहरे जो हैं प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही और उनके कामों को लेकर ही जनता के बीच में जाएंगे। तो स्थानीय मुद्दे तो यहाँ पर मायने ही नहीं रखते, क्योंकि स्थानीयता को लेकर कोई भी प्रत्याशी वहाँ पर अपने लिए वोट मांगता नजर नहीं आएगा। सीधे तौर से जो वोट मांगता अगर नजर आएगा तो वो प्रधानमंत्री के कामों को लेकर वोट मांगता हुआ नजर आएगा। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए अवधेश इतना आसान नहीं होगा इस बार के चुनाव को जीतना, लोकसभा के चुनाव को जीतना, क्योंकि पिछले की बार की अगर बात की जाए 2014 में तो भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी ने 11 में 10 सीटें जीती थी और उस समय पे मोदी वेव्स था। बिल्कुल चुनौतियां बड़ी हैं जुल्फिकार, लेकिन एक सवाल और भी उठता है कि विधानसभा में परफॉर्मेंस खराब रहा, इसमें सांसदों की जिम्मेदारी तय की गई, उनके टिकट कटे। लेकिन अगर हम विक्रम उसेंडी का मामला लें, वो केवल 35,000 वोटों से जीते थे 2014 का लोकसभा चुनाव। ऐसे में क्या इस सीट पर प्रत्याशी का बदला जाना पहले से ही तय था? क्योंकि अगर हम बाकी के जो आज प्रत्याशियों की घोषणा हुई है उस सीटों पर कोई 1.5 लाख से जीता, कोई 2.5 लाख से जीता, लेकिन विक्रम उसेंडी केवल 35,000 से जीत पाए थे। किस तरीके से जीत गए थे? बस अवधेश, जब विक्रम उसेंडी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और प्रदेश अध्यक्ष की कमान दी गई तो वहां पे ये संकेत देने की पूरी कोशिश भारतीय जनता पार्टी की थी और वो आज सही साबित हो रही है कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की कमान दी थी तो वहां पर चुनाव में उन्हें उतारना ही नहीं था। यही जो संकेत वहां पर दिए गए थे, क्योंकि अगर विक्रम उसेंडी प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए अगर वहां पर चुनाव लड़ते हैं तो पूरे प्रदेश की जो रणनीति तैयार करनी है, पूरे प्रदेश में जो दौरा करना है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष हैं और आदिवासी चेहरा है, तो उन्हें छत्तीसगढ़ की जो आदिवासी सीटें हैं उन पर जो है फोकस करना होगा, वहां का दौरा करना होगा और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताना होगा। अगर वो खुद वहां पर चुनाव लड़ते तो ऐसी स्थिति में जो है संगठन के जो काम है और जिस तरीके की जो स्ट्रेटेजी में उन्हें भाग लेना है तो उनके लिए काफी मुश्किल होता। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने जो है पहले संकेत दे दिए थे। और दूसरा कारण ये भी था कि अगर विक्रम उसेंडी की बात की जाए तो बहुत कम मार्जिन से लोकसभा के चुनाव उस समय वो जीते थे जब पूरे देश में नरेंद्र मोदी की वेव चल रही थी, पीएम नरेंद्र मोदी के जो है लहर थी और उस लहर में भी वो 35,000 से ही अपनी नैया पार कर पाए थे। जुल्फिकार हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता सच्चिदानंद उपासने साहब जुड़ रहे हैं। उपासने साहब, जो ये 5 नाम सामने आए हैं, ये इन नामों से क्या लगता है कि जो डर था कि कहीं नुकसान ना हो जाए, कांग्रेस इस तरीके से एक बड़ी जीत हासिल की है, इन चेहरों से संतुष्ट है आपकी पार्टी? अब जीत की तरफ आप लोग आगे बढ़ पाएंगे? देखिए, इस बात से मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूँ कि डर के कारण कोई राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व ने प्रत्याशियों को बदला है, नए प्रत्याशी लाए हैं। इस प्रकार के प्रयोग लगातार भारतीय जनता पार्टी पूर्व में भी करती रही है और इसका आशय नहीं है कि वो 7 बार जीतने वाले भी सांसद 8वीं बार नहीं जीत सकते थे, ऐसी कोई बात कम से कम नहीं थी। जो 3 बार जीते थे 4थी बार नहीं जीत सकते थे, इस प्रकार की भी कोई बात नहीं थी। लेकिन जो निर्णय राष्ट्रीय प्रदेश का नेतृत्व था उस आधार पर जो चयन छत्तीसगढ़ में 5 सीटों पर हुआ है, निश्चित रूप से उस चयन की प्रक्रिया के अंतर्गत ही मानता हूँ कि बहुत कुछ नए प्रत्याशी जिनको जनप्रतिनिधि का भी अनुभव है, जिनको कार्यकर्ताओं के संगठन के काम का भी अनुभव है, सामाजिक और राजनीतिक सक्रियता जिनकी लगातार अपने क्षेत्रों में रही है, ऐसे प्रत्याशियों को, और उसमें 2 विशेषकर महिलाएं हैं, जवान है और अनुभवी है, इस प्रकार से जो एक बढ़िया टीम जो है प्रदेश में, मैं मानता हूँ कि इन 5 सीटों पर इन सबके नेतृत्व में कार्यकर्ताओं में भी अभूतपूर्व उत्साह जैसे ही घोषणा हुई है, सभी जगह से प्रदेश में जिस प्रकार से फोन आ रहे हैं धन्यवाद देने के, तो ये सामान्यतः कार्यकर्ताओं ने इस बात को स्वीकार कर लिया और सारे कार्यकर्ता जो है और जिस प्रकार से पहले भी कार्यकर्ताओं की बिल्कुल वो सहयोग करेंगे। शुक्रिया उपासना साहब हमसे जुड़ने के लिए। हमारे साथ शैलेश नितिन त्रिवेदी जी जुड़ रहे हैं कांग्रेस से। त्रिवेदी जी, जिस तरीके से सिटिंग सांसदों के टिकट कटे, जो 5 नाम सामने आए हैं, सर आप इन्हें चुनौती मानते हैं या इस बदलाव का आप पर, आपकी रणनीति पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले तो इस लिस्ट में जो सबसे बड़ी घटना, लाल कृष्ण आडवाणी जी का टिकट काट दिया गया है, जिन्होंने अपने खून पसीने से भारतीय जनता पार्टी को सींचा। बड़े दुख की बात है, हम लोगों के उनसे राजनीतिक मतभेद हैं, गहरे राजनीतिक मतभेद है, लेकिन ऐसे नेता के टिकट कटने से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में गहरी नाराजगी है, छत्तीसगढ़ में भी गहरी नाराजगी देखी जा रही है। दूसरी बात, जो 5 लोग बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो न कतराए खून निकला, कहते थे हम लोकसभा सदस्यों के टिकट काट रहे हैं और बहुत अच्छे उम्मीदवार आएंगे, और लाया किसको? जो विधानसभा चुनावों में हारते रहे हैं, जो जनता के द्वारा नकारे गए नेता हैं। इससे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी इनको वोट नहीं देंगे।
लेकिन इसका मतलब आप ये मानते हैं कि अब चुनौती और कमजोर हो गई आपके सामने? नहीं, चुनौती तो हमेशा गंभीरता से लेनी चाहिए। हर चुनौती को कांग्रेस पार्टी पूरी गंभीरता से लेती है, लेकिन जो प्रत्याशी हैं वे बेहद लचर, कमजोर और नकारे हुए लोग हैं। जी, लेकिन शैलेश नितिन त्रिवेदी जी, बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं, जो बनाए गए हैं, उनका ये कहना है कि मोदी सरकार की जो उपलब्धियां हैं, जो योजनाएं हैं, उनको लेकर हम जनता के बीच जाएंगे, उनको समझाएंगे कि स्वच्छ भारत अभियान कैसे चल रहा है, आपको सेहत का लाभ कैसे दिया गया, कैसे उज्ज्वला योजना मिली, ये समझाएंगे तो हम जीतेंगे। शौचालय बनाने को उपलब्धि बना के प्रस्तुत करेंगे या आधार कार्ड से खातों को जोड़ने को उपलब्धि बनाएंगे? कहाँ गया वो 100 दिन में काला धन विदेश से वापस लाके सबके खाते में 15 लाख जमा करने का वादा? कहाँ गया वो 10 करोड़ रोजगार के अवसरों का वादा कि हर साल 2 करोड़ रोजगार के अवसर देंगे? कहाँ गई भ्रष्टाचार मिटाने की बात? कहाँ गया मजबूत लोकपाल? बर्बाद कर दिया इस पार्टी ने देश को। 5 साल में मोदी सरकार ने भारत को बर्बाद किया है, राफेल में भ्रष्टाचार किया है। 126 जहाज आने थे, वायुसेना को जरूरत थी 126 जहाज की, 36 जहाज खरीदे ताकि 500 करोड़ के जहाज 1500 करोड़ में खरीदे जा सके। इस सरकार ने देश की रक्षा के साथ, देश के स्वाभिमान के साथ समझौता किया है। झूठ बोलने वाली सरकार है मोदी सरकार, इनके कार्यों पे कोई वोट नहीं मिलने वाला। ठीक है, राजनीति को अगर थोड़ा अलग फायदा नुकसान से हटकर देखें तो आडवाणी जी का टिकट कटा तो उसमें आपने कहा कि ये एक अजीब सी स्थिति बनी। जो 5 प्रत्याशी अभी पेश किए गए हैं बीजेपी की तरफ से, इसमें कोई है आपको जिसमें लगता है कि थोड़ा कड़ी चुनौती देगा? अच्छा है, 5 प्रत्याशी एक से बढ़कर एक है। कमजोर होने के मामले में, हारे हुए होने के मामले में, कार्यकर्ताओं में जो असंतोष पैदा होगा भाजपा के कार्यकर्ताओं में, उसके मामलों में बहुत ही गंदी सूची है। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने इस फार्मूले को अपनाया था। उन्होंने कुछ सिटिंग विधायकों की टिकट काटी थी, लेकिन जिन्हें टिकट दी वे भी हार गए। अब लोकसभा चुनाव में यह रणनीति फिर से फेल होने वाली है, ये सब हारेंगे। शुक्रिया शैलेश नितिन त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो शैलेश नितिन त्रिवेदी, उनका कहना था कि लिस्ट ऐसी नहीं है कि कांग्रेस को किसी भी तरह से चुनौती दी जा सके। जुल्फिकार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जुल्फिकार, विधानसभा चुनाव में बंपर जीत का यह आत्मविश्वास है या वाकई ये लिस्ट इतनी कमजोर है कि कांग्रेस गंभीरता से नहीं ले रही और नहीं लेना चाहिए? अवधेश, ये कांग्रेस का राजनीतिक बयान है, क्योंकि विधानसभा की अगर बात की जाए तो निश्चित तौर से कांग्रेस को वहां पर बम्पर जीत मिली थी और 68 सीटें जीती थी। अब यहां पर कांग्रेस का जो बयान आ रहा है वो पूरी तरीके से राजनीतिक बयान है, क्योंकि यहां पर कांग्रेस जो है मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश में लगी हुई है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। क्योंकि जो जिन चेहरों को भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा, ये बात बिल्कुल सच है कि रेणुका सिंह की अगर बात की जाए तो वो वहाँ से विधायक रह चुकी हैं, 2 बार विधायक रही हैं और पूर्व राज्य मंत्री भी रही हैं, और वहां से वो चुनाव एक बार हार चुकी हैं। और अगर बेदूराम कश्यप की बात की जाए तो वो 2 बार वहां से विधायक रहे हैं और उसके बाद वो वहां से चुनाव हारे हैं। तो अब ऐसे में जो प्रत्याशियों का भारतीय जनता पार्टी ने चयन किया है, तो वहां पर कांग्रेस जो है उनको सीधे तौर से घेरते हुए इसलिए नजर में आ रही है कि उनके ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जाए और इस तरीके के मुद्दे सामने लाए जाएं जिनसे सीधे तौर से भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके सेंटिमेंट्स, उनकी भावनाएं जुड़ी हों और वो उन भावनाओं में बहकर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम न करें। जैसे कि अगर बात की जाए तो पूर्व जो भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं लाल कृष्ण आडवाणी, पूर्व उप प्रधानमंत्री रहे हैं, उनकी टिकट काट दी गई है। तो इसका जिस तरीके से शैलेश नितिन त्रिवेदी ने जिक्र किया है कि उनकी कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में काफी बड़ी जो है फैन फॉलोइंग है भारतीय जनता पार्टी में, और ऐसे कद्दावर मतलब कांग्रेस अपनी मजबूती को इस्तेमाल करेगी, वो तमाम सियासी क्रम भी अपनाए जाएंगे जिससे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को और नाराज किया जा सके अपनी पार्टी के खिलाफ। इससे कितना फायदा होगा देखने वाली बात होगी। शुक्रिया जुल्फिकार जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए।